आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 8 किसान जमींदार और राज, जिसमें हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लगभग 16 और 17वीं सदी के बारे में समझने वाले हैं। तो अब टॉपिक है जमींदार। अब जमींदार क्या होता है, जैसे कि जिन लोगों के पास अधिकतर ज़मीन है तो उसको हम जमींदार कहते हैं। तो जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक जैसे तबले की बात ना कर लें, जिनकी कमाई तो खेती से आती थी लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं रखते थे, ये जमींदार थे। मतलब जो जमींदार हुआ करते थे, इनकी खुद की ज़मीन थी लेकिन खुद कृषि नहीं करते थे, किसी को दूसरों को दे दिया करते थे और उससे काम करवाते थे, जिसके कारण जमींदार कहलाते थे। जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थीं। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य में कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत करती थी। अब जो कि जमींदारों की जो खासियत थी, एक तो जाति के आधार पर, और दूसरा जो कि कई सारी ऐसी सेवाएं जो कि जमींदार लोग दिया करते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह से ही उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन इन्हें मिलियाकित कहते थे, यानी संपत्ति। मिलियाकित जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। जो मिलियनित जमीन थी उस पर निजी खेती होती थी, इस्तेमाल की जाती थी। अक्सर इन जमीनों पर दहाड़ी के मजदूर या पराधानी मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम भी कर सकते थे। अब जो कि वो ज़मीन हुआ करती थी तो उनको उनके मालिक बेच भी सकते थे, ज़मींदार बेच सकते थे या किसी को दान में दे सकते थे या गिरवा भी रख सकते थे। अगला टॉपिक है भू राजस्व प्रणाली। अब भू राजस्व प्रणाली क्या होती है, मतलब भूमि द्वारा जो राजस्व की प्रणाली होती है, एक प्रकार से भू राजस्व प्रणाली कहलाती है। जैसे ज़मीन से मिलने वाला स्वराज मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियादी थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेज़ी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की विपत्ति व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शुल्क देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरने लगी। अब भू राजस्व में प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र होता है, भूमि दान दी जाती है, जिससे कि जैसे कि मुगल साम्राज्य में आर्थिक जो कि ज़मीन दी जाती थी खेती के लिए, ठीक है। लोगों पर कर का बोझ निर्धारण करने से पहले मुगल राज्य ने ज़मीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इन इंतजामत में दो चरण थे, पहला कई निर्धारण और दूसरा वास्तविकता वसूली। तो दो कारण थे, जैसे कि पहला इंतजाम और दूसरा जो कि कर निर्धारित कर दिया हुआ था वास्तविक वसूली। तो जमा निर्धारित रकम और थी और हासिल सचमुची वसूली कई रकम, मतलब एक इस प्रकार से एक कर लगा दिया था कि जिसमें कि वसूली भी की जा सके और एक रकम भी जो कि ली जा सके व्यक्तियों से। अमील गुजरी या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे और राजस्व निर्धारण करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था। मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव ही नहीं था। हर प्रांत में जुती हुई ज़मीन और जोतने लायक ज़मीन दोनों ही नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आयन में ऐसे ज़मीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। उनके बाद में बादशाहों के शासनकाल में भी ज़मीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन जो कि शासनकाल में ज़मीन की नपाई की जो कि प्रयास काफ़ी रहे हैं। और मसलन 1665 औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, और इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई है। तो जैसा कि हमने देखा भी है कि उपमहाद्वीप में कई बड़े हिस्से जंगल जो कि घिरे हुए हैं और उनकी नपाई भी नहीं हुई है।
वो जो कि कई सारे ऐसे जंगल घिरे हुए हैं जंगलों से, जिसकी भी अभी तक नपाई नहीं की गई है। अगला टॉपिक है चांदी का बहाव, मतलब चांदी किस प्रकार से बहाव में आने लगी, मतलब चांदी कैसे अस्तित्व में आने लगी। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16 व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते कायम रहे। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजधानी स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्री पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी मंगाई। तो इस प्रकार से जो कि भारत में चांदी आने लगी, इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। फिर एक बड़ा जो हिस्सा है चांदी का भारत की तरफ भी खिंच गया, भारत की तरफ भी चांदी आने लगी। यह भारत के लिए एक अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16 से 28वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खास कर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकद कर उगाने में भी आसानी हुई। अगला टॉपिक है अब्दुल फजल की आईन-ए अकबरी। अब अब्दुल फजल थी जिन्होंने आईन अकबरी की रचना की और इसमें बहुत कुछ लिखा है ऐतिहासिक, ठीक है। तो आईन-ए अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अब्दुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1998 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद इसे पूरा किया गया। आईएन इतिहास लिखने की एक ऐसी बहुत परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी, और इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा जैसे 3 जिल्दों में रचा गया था। अकबरनामा था जो कि 3 जिल्दों में रचा गया था। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादातर करीबी नज़र डाल चुके हैं, और तीसरी जिल्द आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपथ की सूरत में संकलित किया गया था। आईन अकबरी कई मामलों पर विस्तार से चर्चा करती है और दरबार प्रशासन, सेना संगठन, राजस्व के स्रोतों, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रीति रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी देती है। तो आईन-ए अकबरी अब्दुल फजल द्वारा जो कि लिखी गई थी, और इसमें वहाँ के अकबर के शासनकाल के बारे में, उसके प्रशासन के कार्य के बारे में, राजस्व स्रोतों के बारे में, अकबर साम्राज्य के प्रांतों के बारे में, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाज, अकबर सरकार के तमाम विभागों के बारे में, सूबों के दायरे में कैसे भी नियुक्ति करती थी, वह सब जो कि आईन अकबरी में बताया गया है। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।